आज हम पढ़ने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 में जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है हमारे इस टाइम 2021 में, उसकी प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। और इस प्रश्नावली के अंदर हम पढ़ेंगे एकदम आसान तरीके से वज्र गुणन विधि। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये एक वीडियो आपको वज्र गुणन विधि एकदम आसानी से समझने में मदद करेगा। उसके बाद आपको वज्र गुणन विधि कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपने 3.5 के से पहले तक के वीडियोज भी यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके वो वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल RSR स्टडी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो को अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी कक्षा 10 का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि के अंदर क्या होता है, देखिए इस विधि में रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ होता है। जिस हिसाब से ये जो दो रैखिक समीकरण दी हुई है, इस हिसाब से हमें दो रैखिक समीकरणें दी हुई होती है। जैसे 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, ये दो रैखिक समीकरणें हैं। अब या फिर हमें दी गई समस्या से पहले समीकरण बनानी पड़ती है। मतलब कि या तो क्या होगा, एग्जामिनर हमें दो रैखिक समीकरणें दे देगा और बोलेगा इन दोनों रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। या फिर हमें एक समस्या दी हुई होगी, एक प्रश्न दिया हुआ होगा, जिनसे हमें पहले क्या करना है, दो रैखिक समीकरणें बनानी है और फिर हमें उनको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो जिस हिसाब से अब हम जो एग्जाम्पल में कर रहा हूँ उसको हम पहले जो दो समीकरण दी हुई है उस हिसाब से कर लेते हैं। तो देखिए ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है, स्टेप लिखे हुए हैं, इनसे यदि आप आसान प्रश्नों को करते हो तो एकदम आसानी से वज्र गुणन विधि को कर सकते हो। अब स्टेप जो हिंदी लैंग्वेज जो भाषा लिखी हुई है ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी होती है, कि सिर्फ समझाने के लिए एकदम आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए उसके लिए भाषा लिखी हुई है। यदि आप 1 से 2 बार इन स्टेपों को पढ़ के 1 या 2 क्वेश्चन अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेते हो और इस वीडियो को एकदम अच्छे से यदि आपने एक बार देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको वज्र गुणन विधि के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए अब मान लेते हैं कि हमें ये दो रैखिक समीकरण दी हुई है और एग्जामिनर हमें बोल रहा है कि इन्हें वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो हमारा पहला काम क्या होता है, सर्वप्रथम रैखिक समीकरण युग्मों के सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये जो रैखिक समीकरण है, यदि मैं इस रैखिक समीकरण की बात करूं तो इसमें 3 पद है, 1, 2 और 3। तो इस समीकरण के 2 पद तो इस साइड है और इस समीकरण के 1 पद इस साइड है। तो तीनों पद एक तरफ नहीं है, 2 अलग है, 2 इस साइड है, 2 एक साइड है। जबकि हमें सर्वप्रथम क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्मों के सभी पदों को एक तरफ कर लेना है। तो मैं इस पद को भी इस तरफ ही ले जाता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x + y, ये जो प्लस का 5 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और बराबर 0। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी की बात करें तो इसमें भी क्या है, 3x + 2y, ये जो 8 उस साइड है इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर हमें खुद इस टाइप की समीकरणें देता है, मतलब कि उस समीकरण के तीनों पद एक तरफ ही होते हैं, तो फिर हमें उनको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले से एक तरफ होते हैं। जबकि यदि इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाए जिनमें एक पद इस तरफ रहे तो हमें पहले क्या करना है, तीनों पदों को एक तरफ कर लेना है। अब देखो आगे स्टेप नंबर 2 क्या है कि फिर रैखिक समीकरणों के गुणांक को इस प्रकार क्रम से x, y और 1 के नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रैखिक समीकरण के गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक हमें पता है कि गुणा में अंक, गुणांक क्या होते हैं, गुणा के अंदर अंक। जिस हिसाब से यहाँ x का गुणांक क्या है, गुणा में क्या है 2, तो x का गुणांक क्या हो गया 2। इस समीकरण में x का गुणांक क्या है 3, यहाँ y है, y की गुणा में कुछ नहीं है तो y का गुणांक क्या हुआ 1। कभी भी किसी भी संख्या का गुणांक 0 नहीं होता। हमेशा यदि किसी भी संख्या या किसी भी अचर या चर के गुणा में कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही तो वहां गुणांक क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। ये बात एकदम ध्यान से रखनी है कि कभी भी गुणांक 0 नहीं होता है, ठीक है। देखो तो x का गुणांक क्या हुआ 2, यहाँ x का गुणांक 3, y का गुणांक क्या है 1, इसमें देख लेते हैं y का गुणांक क्या है 2 और y का गुणांक 1। अब c एक अचर राशि है तो यहाँ -5 और -8, तो गुणांक समझ में आ गए। अब हमें क्या करना है कि फिर रैखिक समीकरण गुणांकों को इस प्रकार x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे लिखते हैं। तो x के नीचे लिखेंगे तो x के नीचे लाइन
y के नीचे लिखेंगे तो y के नीचे लाइन, और 1 के नीचे लिखेंगे तो 1 के नीचे लाइन, और इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। तो ये एक प्रक्रिया होती है वज्र गुणन विधि की जो हमें करनी पड़ती है। अब देखो आगे, अब हमें क्या करना है कि x के नीचे हम गुणांक लिखेंगे, लेकिन x के नीचे किन गुणांकों को लिखेंगे, क्योंकि गुणांक तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक बात याद रखनी है कि x के नीचे किसको लिखेंगे, x के नीचे x को छोड़कर बाकी गुणांक लिखते हैं। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है वज्र गुणन विधि के अंदर कि x के नीचे हम जिन गुणांकों को लिखेंगे वो गुणांक x को छोड़कर लिखेंगे। कैसे, यहाँ x के क्या गुणांक है, 2 और 3, x के नीचे x वाले गुणांकों को छोड़कर लिखेंगे, मतलब 2 और 3 जो गुणांक है उनको नहीं लिखेंगे। तो x को छोड़कर बाकी जो गुणांक बच गए उनको किसके नीचे लिखेंगे, x के नीचे। तो बाकी क्या बच गए, y का गुणांक क्या है 1, और यहाँ y का गुणांक क्या है 2। यहाँ बाहर जो अचर राशि बची -5 और -8 हो गया। मतलब x के नीचे हमें x वाले गुणांक नहीं लिखने, ये याद करना है। आगे देखते हैं y, तो y के नीचे क्या करना है कि y के नीचे y वाले गुणांक नहीं लिखने। जिस हिसाब से x के नीचे x वाले नहीं लिखते उसी हिसाब से y के नीचे y वाले गुणांक नहीं लिखते। तो y के नीचे y वाले नहीं लिखेंगे तो कौन से लिखेंगे, x और अचर राशि। तो y के क्या ये नहीं लिखेंगे तो x का क्या है 2 और 3, और y वालों को छोड़ देते हैं और ये लिख लेते हैं -5 और -8 हो गया। अब देखो, अब ये अचर राशि, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि x के नीचे हमने x वाले नहीं लिखे, y के नीचे हमने y वाले नहीं लिखे, जबकि एक क्या है, एक अचर राशि है, एक खुद अचर राशि है। तो अब एक के नीचे किसको नहीं लिखेंगे, अचर राशियों को। अचर राशियों को मतलब जो लास्ट में जो राशि बचती है उनको एक के नीचे नहीं लिखेंगे, बाकी को लिख लेंगे। तो बाकी कौन से बचे, x के गुणांक 2 3 और y के गुणांक 1 और 2। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है कि उनके गुणांकों को x y और y 1 के नीचे लिखते हैं। और क्या याद रखना है कि x के नीचे x को छोड़कर बाकी लिखेंगे, y के नीचे y वालों को छोड़कर लिखेंगे, और अचर राशि के नीचे अचर राशि वालों को छोड़कर लिखेंगे। ये बात याद रखनी है। और एक आपको क्या ध्यान में रखना है कि y के माइनस लगा हुआ होना चाहिए। y के आपको क्या लगा के रखना है, माइनस लगा के रखना है। उसका माइनस, y के नीचे माइनस लगाने का हमारा एक फायदा होगा कि जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमें अलग अलग गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम एक बार यहाँ इतना सा लिख देते हैं कि नोट लगा के क्या लिखना है कि y के ऋणात्मक मतलब कि माइनस चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है, y के माइनस जरूर लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब अगला जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था वज्र गुणन विधि का। यदि ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो गारंटी से एकदम इजी तरीके से आप 2 से 3 मिनट के अंदर वज्र गुणन विधि का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, अब हमें इस विधि के अंदर आगे जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3, उसमें क्या करना है कि वज्र गुणन विधि, इसका नाम क्यों पड़ा वो भी तीसरे स्टेप में ही पता चल जाएगा। कैसे कि अब हमें करना पड़ेगा इनका वज्र गुणा। आपने ये नाम सुना होगा, वज्र गुणा। वज्र गुणा मतलब कि तिरछा गुणा, ऐसे गुणा करते हैं ना, तिरछा गुणा, उनको ही बोलते हैं वज्र गुणा। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो स्टेप है इसके अंदर ये जो संख्या है इनको आपस में क्या करना है, वज्र गुणा। और इन्हीं वज्र गुणा की वजह से इस जो विधि है इसका भी नाम क्या पड़ गया, वज्र गुणन विधि। तो अब हम आगे इनको वज्र गुणा कैसे करेंगे उसके लिए हम करते हैं स्टेप नंबर 3। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो स्टेप है, ये जो भाषा है, ये हमें एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण देने के लिए एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए उसके लिए लिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद घर पे यदि इनकी सहायता से 1-2 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर लेते हो तो वज्र गुणन विधि को एकदम आसानी से सीख जाओगे। तो अब हम कर लेते हैं अगला जो स्टेप है 3 नंबर। अब स्टेप 3 के अंदर देखो क्या करते हैं। स्टेप 3 में ये तो स्टेप 2 था, उसके ही मैंने पद लिखे हैं दोबारा, ताकि हमें देखना नहीं पड़ेगा पीछे कौन से पद थे। तो हमें ये पद थे कि x, y और 1, ये तो स्टेप फर्स्ट के ही पद है। यहाँ क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था। तो ये तो था स्टेप सेकंड। अब स्टेप 3 मतलब कि स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि स्टेप 2 से प्राप्त तीनों स्थितियों को, स्टेप 2 में हमें ये 3 स्थितियां प्राप्त हुई है, एक तो x की स्थिति, एक y की स्थिति और एक 1 की स्थिति। हमें क्या है स्टेप 2 के अंदर ये जो स्थितियां थी उनको क्या करना है कि स्टेप 2 से प्राप्त तीनों स्थितियों को बारी बारी
इस क्रम से गुणा करते हैं। देखिए बारी बारी कैसे, मतलब पहले तो इसके अंदर ये तीनों स्टेप लगा देंगे, 1 2 3 लगा दिए। फिर हमें इस स्थिति के अंदर ये तीनों स्टेप 1 2 3 लगा देंगे, और फिर हमें इस स्थिति के अंदर भी क्या करना है, 1 2 और 3। तो ये जो तीनों स्टेप हैं ये हमें तीनों स्थितियों में फॉलो करने हैं, इसीलिए इसने लिखा है कि स्टेप 2 से प्राप्त तीनों स्थितियों को बारी बारी इस क्रम में गुणा करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले x के नीचे, तो पहला स्टेप क्या है कि वज्र गुणा के अंदर पहले हमें इस साइड वालों को गुणा करना है, मतलब कि इस हिसाब से। तो पहले हम सबसे पहले किनको गुणा करेंगे, इसको, ठीक है। तो इस स्थिति को गुणा करते हैं पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस x वाली स्थिति के अंदर इन तीनों स्टेपों को लगाते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले 1 को किससे करेंगे, 1 को गुणा करेंगे -8 से, ठीक है, हो गया। फिर हमें क्या करना है, ये माइनस लगा देना है, माइनस लग गया। फिर हम किसको गुणा करेंगे, इनको, इस साइड वालों को। तो इस साइड वाले क्या है कि 2 को गुणा कर देते हैं हम -5 से। बस ये तरीका हमें क्या करना है, तीनों के अंदर ये स्टेप अपनाने हैं। देखिए अगले y वाले के अंदर करते हैं। अब y में यहाँ माइनस क्यों किया ये समझाता हूँ मैं। देखो, अब यदि इस विधि के अंदर पहले देखा जाए या फिर आप किताबों में भी चेक करेंगे तो किताबों में क्या लिखा हुआ होगा, देखो आप बुक के अंदर एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। और यदि आपके पास किसी के पास गाइड, एक्सीलेंट, संजीव पासबुक, कोई भी गाइड हो तो उसमें भी आप चेक कर लेना, यहाँ माइनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यदि हम यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, देखो तब हमें y वाले के अंदर ये उल्टे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कैसे, पहले हमें इनको गुणा करना पड़ता है, फिर माइनस लगाना पड़ता है, और फिर हमें इनको गुणा करना पड़ता है। जबकि इन दोनों के अंदर क्या होगा, ऐसे 1 2 3 ऐसे करेंगे, जबकि y वाले के अंदर ऐसे 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 करेंगे। इससे अच्छा मैंने क्या किया कि इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। ये मेरा खुद का निकाला हुआ सॉल्यूशन है कि हमें क्या करना है, y के साथ माइनस लगा लेना है। अब यदि हम पहले से y के साथ माइनस लगा लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, देखो देखिए, अब यदि मैंने यहाँ माइनस लगा लिया ना, तो अब हमें क्या करना, इन तीनों में बस तीनों स्टेप फॉलो कर दो, 1 2 3। हमें दोबारा याद नहीं करना पड़ता कि y के अंदर उल्टा होता है, इसका उल्टा, तो कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ y माइनस ले लो और ये तीनों स्टेप याद रखो कि सबसे पहले ऐसे गुणा करना, फिर माइनस, और फिर ऐसे गुणा करना। देखो तो x को तो आपके समझ में आ गया होगा, ऐसे गुणा करेंगे, 1 को -8 से करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर ऐसे, तो 2 को -5 से गुणा कर देंगे। अब y के अंदर देखते हैं, तो y के अंदर भी हमें क्या पहले ऐसे गुणा करना है, तो क्या करेंगे, 2 को किससे करेंगे, -8 से, ठीक है। फिर बाकी या घटाव का चिन्ह, और फिर क्या करेंगे, 3 को -15 से, 3 को किससे करेंगे, -15 से कर देंगे, ठीक है। अब देखो तीसरे में भी क्या करना है, यही करना है, पहले इनको ऐसे गुणा, तो 2 को किससे करेंगे, 2 से, फिर बाकी का चिन्ह, और फिर 3 को किससे कर देंगे, 1 से। बस ये था स्टेप नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना है और एकदम आसानी से x और y का मान आ जाएगा। देखो अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं पहले इनको। तो x बट्टे 1 को -8 से किया तो माइनस का 8, ये माइनस पहले से, और अब यदि मैं 2 को -10 से करूँगा, सॉरी 2 को -5 से किया तो माइनस का 10। अब देखो आगे देखो, माइनस y पहले से है, 2 को -8 से किया माइनस का 16, माइनस ये माइनस इस ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस। अब 3 को -5 से करना था, 3 को -5 से किया माइनस का 15, हो गया -15। अब देखो आगे, 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 को 2 से किया 4, माइनस 3 को 1 से किया 3। चलो आगे और सोल्व कर लेते हैं। x के नीचे का माइनस तो 8, देखो माइनस का 8, और इधर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 10। आगे देखते हैं, माइनस y है, ठीक है, माइनस तो 16, और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का क्या हो गया 15। आगे देखो 1, इधर 4 - 3, तो 4 में से
3 का ये कितना बचा 1। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं आगे। देखिए x बटा कितना बचा 2, इधर ऊपर तो माइनस का y और नीचे कितना बचा -16 और +15, तो माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। इधर क्या बचा 1 बटा 1। अब यदि कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये इससे कट गया। तो अब हमें क्या हुआ, ये 3 स्थितियां प्राप्त हो गई। जो एकदम सिंगल स्थिति है, x के नीचे 2 है, y के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। अब हमें इस स्टेप 3 के खत्म होते ही हमें पता चल जाता है कि x का मान कितना आया, y का मान कितना आया। x का मान कितना आएगा 2। ठीक है, अभी हम यहाँ पूरा पता नहीं लगा सकते x का मान 2, क्योंकि यहाँ 1 बटा 1 है। यदि यहाँ कोई दूसरी वैल्यू होती तो दूसरा मान भी आ सकता था। बस आपको क्या करना है, स्टेप 3 एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, स्टेप 2 से प्राप्त तीनों स्थितियों में क्रमशः पहले ऐसे गुणा, फिर बाकी और फिर ऐसे गुणा, ऐसे तीनों स्टेप लगा देते हैं तीनों स्थितियों में और फिर हम मान प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये होगा स्टेप नंबर 3। अब मैं सिर्फ स्टेप 4 के अंदर क्या करना है कि ये स्थिति देखो, इसके अंदर चर है एक x और जबकि ये क्या है अचर, ये दूसरी स्थिति y, ये अचर। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को खत्म होते ही जो हमें 3 स्थितियां मिलेगी है, उस स्थितियों में ये फर्स्ट स्थिति मान लेते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड स्थिति मान लेते हैं। हमें क्या करना है कि एक बार तो फर्स्ट स्थिति को तुलना करनी है थर्ड स्थिति से, पहली स्थिति की किससे तुलना करनी है, तीसरी स्थिति से, और एक बार हमें दूसरी स्थिति की किससे तुलना करनी है, तीसरी स्थिति से। बस बारी बारी इन दोनों की इस स्थिति तुलना करके हम x और y का मान निकाल लेंगे और यही हमें वज्रगुण बुद्धि के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए अब हम इसमें आपको स्टेप नंबर 4 ही करवा देता हूं, है ना, कि चलिए अब स्टेप नंबर 4 देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और एकदम आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ी सी हिंदी भी एक लाइन लिखवा देता हूं। तो स्टेप 4 क्या है कि स्टेप 3 से प्राप्त फर्स्ट और सेकंड स्थितियों की स्थिति थर्ड से तुलना करने पर क्रमशः दोनों चरों के मान प्राप्त हो जाते हैं। स्टेप 3 के अंदर में ये 3 स्थितियां मिली थी, 1, 2 और 3। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड की स्थिति थर्ड से तुलना करनी है। मतलब पहले तो हम कर लेंगे स्थिति फर्स्ट की थर्ड से तुलना, तो हमें x का मान मिल जाएगा, और फिर हम कर लेंगे y की स्थिति थर्ड से तुलना, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या कर लिखते हैं कि x बटा 2 बराबर किसके है, 1 बटा 1। देखिए ये तीनों स्टेप आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये आपस में भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की तुलना कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, x बटा 2 बराबर कर लिया 1 बटा 1। अब हम करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने के तो x को 1 से किया x और 2 को 1 से किया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर हम क्या करते हैं कि इसकी इससे तुलना करते हैं, 1 बटा 1, y को 1 से किया y और 1 को 1 से किया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि तीनों पद आपस में बराबर है, तीनों पद क्या है, आपस में बराबर है। तो ये तीनों आपस में बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दो भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तो जब इससे तुलना करते हैं तो x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, आता है x बराबर 2 तथा y बराबर 1 होगा। तो ये थी वज्र गुणन विधि, जिनको हमने एकदम आसानी से 4 स्टेप के अंदर समझ लिया है। अब भी यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपकी प्रॉब्लम्स का ज़रूर सॉल्यूशन किया जाएगा। और यदि आप वैसे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनसे जुड़ के आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। वहाँ भी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत बता दिया जाएगा। अब देखिए हम करते हैं प्रश्नावली 3.5 है उसके क्वेश्चन।
जो हमें अब इन लैंग्वेज के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये हमें स्टेप ये ध्यान रखने हैं। और यदि आपको अभी तक स्टेप याद नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार याद दिला दूंगा कि हमने पहले स्टेप में ये किया था, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये किया था, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जैसे ये प्रश्नावली खत्म होती है इस वीडियो के अंदर जितनी हो पाती है, आप इन सभी प्रश्नों को एक बार खुद घर पे प्रैक्टिस कर लेना, तो वज्र गुणन विधि एकदम आसानी से तैयार हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको याद है कि हमने प्रश्नावली 3.2 के अंदर एक टेबल पढ़ी थी जिसमें रैखिक समीकरणों गुणांकों में संबंध था a1/a2, b1/b2, c1/c2। उन संबंध के आधार पर हमें उनकी प्रकृति बताई थी, हमने उनके हल कैसा होगा वो बताया था, और उनकी जो रेखा या ग्राफ कैसे बनेगा वो भी बताया था। लेकिन इस समीकरण के अंदर हमें ग्राफ प्रकृति से नहीं मतलब, हमें सिर्फ हल से मतलब है। तो वो सारणी हम आज दोबारा मैं बनवा रहा हूँ। उस सारणी से आपको 3.2 में जरूरत पड़ती है और 3.5 में भी आज हम उनकी सहायता लेंगे, क्योंकि वज्र गुणन विधि है ना, वज्र गुणन विधि तभी संभव होती है जब गुणांकों में क्या संबंध हो, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, जब अद्वितीय हल होता है। उसके लिए आपने 3.2 में सारणी पढ़ी है, लेकिन अब हम एक बार और उस सारणी को पढ़ लेते हैं और फिर हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें वज्र गुणन विधि के अंदर ये जो सारणी है, ये जो टेबल है, जो हमने 3.2 के अंदर भी पढ़ी थी, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम एक बार दो और पढ़ लेते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म के गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध के आधार पर हम उनकी प्रकृति बता सकते हैं और हम बता सकते हैं कि उनका जो हल है वो कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। अब बात करते हैं कि भाई माना रैखिक समीकरण है, उसके गुणांक क्या होते हैं। तो मानक रैखिक समीकरण क्या होती है, 1x + by + c = 0। ये होती है एक मानक रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण होती है वो किस टाइप की होती है, ax by + c = 0। यहाँ x का गुणांक है उसको क्या बोलेंगे, a। गुणांक में संबंध देखना है हमें, तो एक कोई रैखिक समीकरण हो उसका x का गुणांक क्या बोलते हैं, a, y का गुणांक b और c एक अचर राशि होती है। लेकिन यहाँ क्या है, हमें रैखिक समीकरण युग्म लेना है। युग्म मतलब दो रैखिक समीकरणें लेनी, क्या लेनी है, दो रैखिक समीकरणें। अब दो रैखिक समीकरणों के गुणांक भी अलग अलग होंगे, तो हम क्या करते हैं कि एक रैखिक समीकरण होती है ax + by + c1। अब मानते हैं एक नंबर जो रैखिक समीकरण है उसके लिए 1 1 1 लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, एक रैखिक समीकरण की उसको क्या मान लिया, a1x b1y और c1 = 0। अब कोई दूसरी रैखिक समीकरण आती है तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो दूसरी है, इसलिए क्या किया, a2x b2y और c2 = 0। अब ये एक रैखिक समीकरण युग्म हो गया जिसमें पहले का गुणांक क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 दूसरी के गुणांक हो गई। इसलिए यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान दिया है, क्योंकि रैखिक समीकरण होती है a1x by + c = 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब x का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में a1, दूसरे में x का गुणांक a2, y का गुणांक पहली में b1 दूसरी में b2, और अचर जो राशि है पहली में c1 हो जाएगी और दूसरी में c2 हो जाएगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं संबंध की। तो संबंध कैसे देखा जाता है कि a1/a2 करिए, b1/b2 करिए और c1/c2 करिए, फिर जो संबंध आता है वो देखा जाता है। तो यदि कैसा संबंध हो, आप कर लेते हो a1/a2 कर लेते हो और बराबर कर लेते हो b1/b2, और जब वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते, कैसा संबंध हो कि a1/a2 और b1/b2 क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तब हमें पता चल जाएगा कि जो रैखिक समीकरणें होगी उनकी प्रकृति कैसी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब देखिए, ये तो ग्राफीय विधि नहीं है, तो हम तो पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि पढ़ रहे हैं। हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के अंदर ग्राफीय विधि पढ़ी थी। उसमें क्या था, हमें ग्राफ बनाना, तो हमें पहले से, यदि हम ये कर लेते हैं a1/a2 और b1/b2 कर लेते हैं, तो हमें पहले से पता चल सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक रेखा यदि ऐसे जाती है तो दूसरी रेखा ऐसे जाएगी, उसको क्रॉस करते हुए, प्रतिच्छेद मतलब कि उसको काटते हुए जाएगी। एक तो हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की जरूरत तो पड़ती है ग्राफीय विधि के अंदर, जो हम एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो वज्र गुणन विधि है उसके अंदर क्या होता है, हमें इस हल की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो अब यदि रेखाएं प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, जब ये कंडीशन होगी कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के। यदि ये कंडीशन होती है तो प्रकृति तो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो ग्राफीय विधि में काम आती है, जबकि उनका हल जो होता है वो कैसे होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है, देखिए अ और द्वितीय, द्वितीय मतलब क्या होता है, दूसरा, द्वितीय क्या होता है, दूसरा। अब अद्वितीय का मतलब होता है इस जैसा दूसरा कोई नहीं,
अद्वितीय का मतलब होता है आप जिस चीज की बात कर रहे हो उस जैसा दूसरा कोई नहीं होता है। मतलब यदि मैं किसी समीकरण की बात करूं, वो प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह काटेगी, एक ही जगह काटेगी, मतलब एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। उनका कटान बिंदु है, उनका प्रतिच्छेद जो बिंदु है वो एक ही होगा, एक के अलावा कोई दूसरा बिंदु नहीं है, कोई उसके जैसा दूसरा नहीं है, इसलिए उस हल को क्या बोलते थे, अद्वितीय हल। अब हम इस प्रश्नावली के अंदर सिर्फ इतना देखेंगे कि a1/a2 और b1/b2 करेंगे, और यदि हल क्या है, अद्वितीय। और अद्वितीय कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और यदि ये कंडीशन होगी तभी हम उनको हल करेंगे, किस विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि यदि आपको सबसे पहले ये करके देखना है कि a1/a2 करिए और b1/b2 करिए, यदि वो आपस में बराबर नहीं है तभी आप उनको हल करिए किसे, वज्र गुणन विधि से, अन्यथा उनको वज्र गुणन विधि से हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वज्र गुणन विधि के अंदर हमें सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करनी है, बाकी की जो कंडीशन क्या होती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। हो सकता है अगला पूछ ले कि भाई आप बताओ कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अनंत हल है, तो हमें जरूरत सिर्फ अद्वितीय की पड़ेगी, लेकिन इनको भी पढ़ना जरूरी है। क्या हो सकता है अगला बोल दे कि इस हिसाब से क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, और शायद तक पहले क्वेश्चन के अंदर ही हमें इस सारणी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, अब यदि उदाहरण लेते हैं हम, कैसे, ये एक समीकरण है 5x + 3y = 9, 4x + 6y = 7। तो इसमें a1 की बात करते हैं 5 और a2 की बात करते हैं 4। चलिए बराबर करके देखते हैं, फिर करते हैं 3, b1 3 और b2 6। तीसरे की बात करते हैं तो 9/7 c1/c2। अब देखिए ये दोनों बराबर है क्या, 5/4 बराबर है क्या 3/6 के। चलिए इनको काट के ही देख लेते हैं, 3 किससे कटेगा, 1/2 से कटेगा ना, 3 1 और 2, तो ये कितना हो गया, आप 1/2 मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, 1/2। अब बताओ 5/4 बराबर है क्या 1/2, तो आप बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है। अब यदि बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कैसी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल यदि होता है तो हम वज्र गुणन विधि के द्वारा इसका हल, इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है कि यदि a1/a2 करते हो आप और b1/b2 करते हो, वो दोनों तो आपस में क्या हो, बराबर हो, लेकिन बराबर क्या नहीं हो, c1/c2 इन दोनों की बराबर नहीं होती है। तब क्या आता है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब यदि आप एक ग्राफ बनाते हो तो ये एक ऐसी रेखा जा रही है, तो या तो इसके ऊपर से जाएगी या फिर इसके नीचे से जाएगी, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं वो दोनों रेखाएं। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है, जब ये स्थिति होती है, तब कभी भी रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसे जाती है, मतलब उनके बीच में एक स्पेस रहेगा, उनके बीच में एक अंतर रहेगा, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, चाहे आप कितनी भी दूर उनको आगे बढ़ा लो तो भी वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये होता है समांतर रेखाओं में। अब रेखाएं यदि समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं। कोई हल क्यों नहीं, कि भाई कभी भी एक दूसरे को रेखाएं काटेगी नहीं, तो हल तो होने की बात ही नहीं है, तो हल तो संभव है ही नहीं। अब ऐसी कब कंडीशन आ सकती है, देखो 3x 5y 4, 6 10 5। अब हम करते देखते हैं 3/6 बराबर करके देखते हैं 5/10 बराबर करते हैं 4/5। अब देखिए, अब हमें देखने पे तो ये बराबर नहीं दिख रही, लेकिन जब हम काटते हैं तो ये किससे कटेगा, 1/2 से, और ये भी किससे कटेगा, 5 का भाग 1 बार, और इसमें भी 5 का भाग 2 बार। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन वही होगी वापस 1/2 वाली और 1/2 वाली। अब देखो 1/2 तो बराबर है 1/2 के, लेकिन 4/5 इनकी क्या करनी है, बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई ना कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति होती है, तब से रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं, और इनका कोई हल नहीं। मतलब इन दोनों समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि से हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि को हल करने से पहले यदि हम इस हिसाब से गुणांकों की तुलना कर लेते हैं तो हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि वज्र गुणन विधि इसके अंदर काम करेगी या फिर वज्र गुणन विधि इसके अंदर काम नहीं करेगी। वज्र गुणन विधि सब हमेशा कब काम करती है, सबसे अधिक अद्वितीय हल होने पर। तो ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है वज्र गुणन विधि के लिए। चलिए तीसरी और देख लेते हैं कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, मतलब तीनों ही बराबर हो रेखाएं, सॉरी तीनों ही गुणांक आपस में क्या हो, बराबर। तब वो रेखाएं आती है, वो कैसे आती है, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं कैसे, यदि आप ग्राफ बना रहे हो, यदि एक रेखा इस जगह से गुजर रही है तो दूसरी जो रेखा होगी ना, दूसरी रेखा वो भी एकदम जस्ट इसके ऊपर से जाएगी, मतलब एकदम ऊपर से, जगह जगह हर एकदम ऊपर से जाएगी। ठीक है, अब एकदम ऊपर से जाएगी, उसका हल कैसा होगा,
अनंत हल। अनंत हल कैसे, देखिए दोबारा, अद्वितीय हल कब होता है, सिर्फ एक जगह काट रही थी, सिर्फ एक जगह, कोई हल नहीं, एक भी जगह नहीं काट रही थी, सिर्फ बराबर में जा रही थी। अनंत हल मतलब प्रत्येक जगह काट रही है, आप जहां भी देखोगे, जिस भी बिंदु को देखोगे, इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो इस रेखा के अंदर कितने भी ऐसे बिंदु हो सकते हैं जहां ये एक दूसरे को काटती है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे काट रही है, तो इसका हल क्या हो गया, अनंत हल। अब देखिए कैसे, जब 6x - 2y = 4 करते हैं, इसके गुणांकों में तुलना करते हैं, देखो तो 6 बट्टे क्या होगा 3, -2 बट्टे क्या होगा -1 और 4 बट्टा क्या होगा 2। अब देखने में तो ये कोई भी बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए इनको काट के देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटता हूं मैं तो 1 और 2, तो ये भी कितना हो गया 2/1, ये 2/1। अब देखिए इनको भी काट सकते हैं हम, 1 2, तो ये देखिए ये अब क्या है, तीनों आपस में बराबर है, और ये जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं तो होती है समपाती, और हल क्या होता है, अनंत हल। अब हमें जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ना है 3.5 का, तो हमें इस सारणी से संबंधित चीज भी एकदम क्लियर हो जाएगी, और हमारी जो वज्र गुणन विधि है वो भी पहले प्रश्न के अंदर ही एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें क्या है, ये जो 4 युग्म दिए हुए हैं इनमें चेक करके बताना है। और चेक कैसे करेंगे, अभी जो हमने 2 मिनट पहले सारणी पढ़ी थी, इनके गुणांकों की तुलना करके उसकी सहायता से हमें ये चेक करना है कि किसके अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और किसका कोई भी हल नहीं है। और अब आपको वो सारणी साइड में भी दिखाई दे रही होगी कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, जब तो अद्वितीय हल होता है, और जब a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है, जब क्या होता है, कोई हल नहीं होता। और तीसरी कंडीशन लास्ट वाली क्या है, सारणी में देखिए कि तीसरी कंडीशन है जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, जब तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम इनके गुणांकों की तुलना करते हैं और इनको चेक करते हैं कि कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब अनेक हल होगा। लेकिन उससे आगे उसने क्या बोल रखा है कि यदि अद्वितीय हल हो, यदि कौन सी कंडीशन हो, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, स्थिति होती है, तो हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। कि हमें पहले तो क्या करना है, इन चारों को चेक कर लेना कि किस हिसाब का हल है। अब यदि चारों में से कोई का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल वाली कंडीशन मतलब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस समीकरणों में उनमें हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से उस समीकरण को हल करना है। तो पहले तो हम इन चारों को चेक करने की किस में अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, गुणांकों की तुलना कर देते हैं। चलिए देखिए, तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो मैं सबसे पहले इसमें करता हूँ, तो इसमें क्या होगा 1/3 बराबर -3/-9 और बराबर होता है -3/-2। अब देखने पे तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, लेकिन देखो काटिए माइनस को माइनस से और माइनस को माइनस से। अब देखिए 3 में 3 का भाग एक बार और इसमें 9 में 3 का भाग, तो कितना आ गया 1/3 बराबर 1/3। तो ये दोनों तो बराबर है, और बराबर क्या है 3/2, ये बराबर नहीं है। और ये कंडीशन होती है जब a1/a2 तो बराबर हो b1/b2 के, लेकिन क्या बराबर नहीं हो, c1/c2 के। तब आप सारणी में चेक करिए क्या होता है दूसरी कंडीशन कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता, तब क्या होता है, कोई हल नहीं होता। तो अब हम क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, क्योंकि कौन सी कंडीशन है, a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। अब करते हैं हम दूसरे की, तो दूसरे की तुलना करें यदि, तो दूसरे में क्या होगा 2/3 बराबर 1/2 और बराबर 5/8। तो कटने वाला कोई है नहीं कुछ, तो 2/3 बराबर है 1/2 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। और यदि ये कंडीशन मिल गई तो अब सारणी में देख सकते हो कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब क्या होता है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होता है तब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है
क्यों है अद्वितीय हल? यहाँ कौन सी कंडीशन है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि यदि अद्वितीय हल होता है तब हमें क्या करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो हमें इस पॉइंट को वज्र गुणन विधि से हल करना है। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी, एकदम थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आप दोनों समीकरणों को देखिए, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ये समीकरणें आप देख चुके एक बार। ये समीकरणें हमने हल कर ली, वो भी किस विधि से? वज्र गुणन विधि से। हमने सबसे पहले इस वीडियो में वज्र गुणन विधि को जब किया था स्टेपों के अंदर, उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसके मैंने x का मान 2 निकाला था और y का मान 1 निकाला था। वो जो प्रश्न था हमने वज्र गुणन विधि से किया था, वो यही प्रश्न था। तो इस प्रश्न को वज्र गुणन विधि से हम पहले से कर चुके हैं। इसको करना नहीं है क्योंकि हमें किसको करना था? सिर्फ अद्वितीय हल वालों को वज्र गुणन विधि से हल करना था। तो ये तो हो गया यहीं पे खत्म। इसको हमने पहले ही वज्र गुणन विधि से कर लिया, अद्वितीय हल था। अब इन दो को और चेक कर लेते हैं। यदि इन दो का अद्वितीय हल किसी का होता है तो हम इनको वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। चलो देखो, अब हम इनकी तुलना करते हैं। तो 3 बटा कितना आएगा? 6, इधर -5 बटे कितना आएगा? -10, और इधर कितना आएगा? 20/40। अब देखो इनको काटो आप, 1/2 कट रहा है, माइनस से तो माइनस कट रहा है, 5 को 1 और 10 में 2 बार, 20 से सीधा ही कट रहा है 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? अनेक हल। अनेक हल, अनेक हल क्यों होंगे? क्योंकि सारणी में देखिए तीसरी कंडीशन बन रही है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो इसको भी हल नहीं करना क्योंकि इसमें क्या है? अनेक हल है। अब लास्ट 4 नंबर को चेक कर लेते हैं। 4 नंबर में क्या है देखिए, 4 नंबर में आएगा 1/3, एक तो एक आएगा -3/-3, एक आएगा -7/-15। तो इसमें कटने वाले को काट दीजिए, माइनस से तो माइनस कट रहा है, 3 से 3 मतलब 1/1 हो गया, ये माइनस से माइनस। तो यहाँ कौन सी कंडीशन आ रही है? 1/3 बराबर 1/1 और बराबर 7/15। तो 1/3 बराबर 1/1 के नहीं बराबर है। तो क्या हुआ? यदि ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरे को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये स्थिति कब होती है? सारणी में चेक करिए, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो क्या होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ क्या होगा? अद्वितीय हल। क्योंकि अद्वितीय हल क्यों होगा? कौन सी कंडीशन है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, सॉरी बराबर नहीं है b1/b2 के। अब देखिए, अब इसने क्या बोल रहा है? यदि अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इन चारों में से 2 के अद्वितीय हल हैं। 2 कौन से हैं अद्वितीय हल वाले? एक तो दूसरे में और एक चौथे में। अब हमें क्या करना था? इन दोनों को क्या करना है? वज्र गुणन विधि से हल करना था। लेकिन इसको तो हमने पहले से ही वज्र गुणन विधि से ऑलरेडी हल कर रखा है। जब हमने वज्र गुणन विधि को शुरुआत में स्टेप में किया था लैंग्वेज लिख के, तब मैंने हल करवाया था। अब आपको क्या करना है? एक बार बिना लैंग्वेज लिखे इसको दोबारा हल करना है, जब हम ये वीडियो खत्म होने के बाद। एक बार तो आपने खुद कर लिया, मैंने जो बोर्ड पे करवाया था वो आपने लिख भी लिया होगा। अब आपको एक बार दोबारा इसको अपने आप घर पे प्रैक्टिस करनी है। और इसको मैं अद्वितीय हल है इसका, तो ये हमें करना पड़ेगा किससे? वज्र गुणन विधि से। तो इसको मैं हल करवा देता हूँ वज्र गुणन विधि से, और अब आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। बिना लिखे हुए मैं आपको स्टेप चारों याद दिलवा दूंगा कि भाई हम ये कर रहे थे, तो आपको एकदम आसानी से वज्र गुणन विधि समझ में आएगी। अब आप इस एक क्वेश्चन को और एकदम ध्यान से वज्र गुणन विधि से देख लीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं वज्र गुणन विधि से। तो पॉइंट नंबर 4 जिसका अद्वितीय हल है, अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा क्या स्टेप था? पहला स्टेप हमारा था कि हम क्या करते हैं कि सभी पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो इस समीकरण में देखिए आप, इन दोनों समीकरणों में एक ही तरफ है, पहले से एक तरफ ही दिए हुए हैं पद। तो हमें क्या करना है? इन दोनों को हल करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से एक तरफ ही है पद, तो एक तरफ नहीं करना। अब दूसरा स्टेप क्या था? हमारा दूसरा स्टेप था कि फिर हम क्रम से इन दोनों के गुणांकों को x, y और 1 के नीचे लिख लेते हैं। और गुणांक को लिखने कैसे है? x के नीचे x वाले नहीं लिखने, बाकी 2 लिखने हैं। y के नीचे y वाले नहीं लिखने, बाकी 2 लिखने हैं।
और अचर राशि के नीचे, एक के नीचे अचर वाले नहीं लिखने, बाकी दोनों लिखने हैं। तुम क्या करेंगे, लिख देंगे कि सर्वप्रथम हम इनका हल कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम, तो हमें एक तरफ तो करना नहीं, एक तरफ तो पहले से दिया हुआ है, तो हम सीधा लिख देंगे सर्वप्रथम समीकरणों के गुणांकों को x, y तथा एक के नीचे लिखने पर, देखिए तो x के नीचे किसको लिखेंगे हम, x के नीचे हम लिखेंगे x को छोड़कर -3 7 माइनस का और माइनस का 15। अब y के नीचे हम किसको लिखेंगे, y वालों को छोड़कर, तो 1 3 -7 और माइनस का 15। एक के नीचे हम किसको लिखेंगे, एक के नीचे लिखेंगे अचर को छोड़कर 1 3 और -3 और -3। ओके, अब हमने एक बात और लिखी थी नीचे नोट लगा के कि y के साथ हमेशा माइनस रखें। ठीक है, y के साथ हमेशा क्या रखें, माइनस। अब y के साथ माइनस क्यों रखा था, वो हमने तीसरे स्टेप में देखा था। तीसरा स्टेप क्या था कि जो आपने स्टेप 2 में स्थितियां प्राप्त की है, उन स्थितियों में हमें क्रम से ये चीज़ फॉलो करनी थी। पहले इस तरफ से गुणा, फिर बीच में माइनस, और फिर हमें इस तरफ से गुणा। तो हम यदि यहाँ माइनस लगा लेते हैं तो तीनों में ये स्टेप फॉलो कर देते हैं, ऐसे गुणा, ऐसे तिरछे गुणा, माइनस और फिर ऐसे गुणा। और यदि हम यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं तो y के अंदर उल्टा करना पड़ेगा, पहले ऐसे गुणा करो, फिर माइनस करो, फिर ऐसे गुणा करो। और यदि आपने यहाँ माइनस लगा लिया तो इन तीनों को एक ही तरफ से गुणा करो, इस तरह से। इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को क्रम वाइज इसी तरह से गुणा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखो, तो हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं और उसको गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे गुणा करेंगे, इस तरह से। इस तरह से गुणा करेंगे तो देखिए x, पहले ऐसे गुणा करते हैं तो -3 को मैं किससे करूँगा, -3 गुणा -15। ठीक है, और माइनस बीच में, ये माइनस कौन सा है, ये स्टेप का माइनस। फिर हमें इस हिसाब से गुणा करना है, तो -3 को किससे करेंगे, -7 से। ठीक है, अब देखिए y वाला, ऊपर y है माइनस का पहले से। आगे क्या करते हैं हम, 1 को गुणा करेंगे -15 से। ठीक है, और ये बीच का माइनस है, और फिर हम 3 को गुणा करेंगे -7 से। हो गया। अब देखो आगे, 1 को किससे गुणा करेंगे, सॉरी 1 के नीचे 1 को गुणा करेंगे -3 से, ये माइनस, और फिर क्या 3 को गुणा करेंगे -3 से। तो तीनों में ये चीज़ फॉलो कर लो, पहले ऐसे गुणा, फिर माइनस और फिर ऐसे गुणा। अब आगे इसको हल कर लेते हैं, एकदम आसान है। अब देखिए तो x के नीचे क्या आएगा, माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, -3 को -15 से किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 15 को 3 से किया, कितना हो गया 45। ये माइनस का माइनस। अब देखिए माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, और 3 को 7 से किया 21। ठीक है, आगे देखो -y ऊपर है पहले से, देखो -15 को -1 से किया, माइनस का 15, ये माइनस पहले से है। अब एक माइनस कौन सा आ जाएगा, 3 को 7 से किया, -7 से, 3 को -7 से, तो प्लस माइनस 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 का 21 आ जाएगा। आगे देखो 1 के नीचे, 1 के नीचे, तो 1 को 3 से -3 से किया, माइनस का 3, ये माइनस बीच वाला, और आगे क्या आ जाएगा, 3 को -3 से किया, माइनस का 9। ठीक है, अब हम इसको एक स्टेप में और हल कर लेते हैं। तो x बट्टे, अब देखिए यहाँ कितना है 45। अब 45 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 24, ये हो गया 24। आगे देखते हैं, -y पहले से -y, यहाँ देखिए आप माइनस तो 15, और माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब कि -15 और प्लस 21। यहाँ क्या होगा, एक तो पहले से है, और -3 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9। इससे आपको यदि थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही है तो आप एक दो बार और इस वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं स्पीड से कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। देखिए आगे तो कितना आया, x बट्टे 24 आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या आया, -y बटा -15 और प्लस 21। तो माइनस का छोटा है और प्लस का बड़ा है, तो प्लस का 6 बच गया। इधर देखिए 1 बट्टा कितना बचेगा, यहाँ 1 बट्टे बचेगा -3 और प्लस 9,
तो कितना हो गया प्लस का 6 होगी वैल्यू। अब देखिए, अब हमें ये स्टेप 3 नंबर था, 3 नंबर स्टेप तक यहाँ था, फिर हम 4 नंबर स्टेप में क्या लिखा था कि स्टेप 3 में प्राप्त तीनों स्थितियों को, स्टेप 3 में प्राप्त तीनों स्थितियों में से पहली और दूसरी स्थिति को क्रमशः तीसरी स्थिति से तुलना कर देते हैं, और तुलना करते ही x और y का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो x बट्टा 24 की तुलना किससे करेंगे, 1 बट्टा 6 से। तो क्या होगा, देखो वज्र गुणा करने पर देखो तिरछा गुणा करेंगे तो 6x बराबर कितना आएगा 24, x बराबर कितना आ गया 24 बट्टे 6, क्योंकि x का मान चाहिए 6 इसके गुणा में, किस में आ जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी इससे तुलना कर दी, अब दूसरी की इससे तुलना करते हैं। तो दूसरा क्या है, -y बराबर 6 बराबर कितना 1 बट्टा 6। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या होगा, -6y बराबर कितना आ गया 6, हमें तो y का मान चाहिए, तो 6 ये -6 किस में आ गया भाग में, 6 से 6 कैंसिल 1, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया -1। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू, और अब लिख देंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर -1 होगा। देखिए ये वज्र गुणन विधि है, और वज्र गुणन विधि को हमें इसी हिसाब से करना होता है। बस यहाँ हम एक और लिख सकते हैं कि वज्र गुणा करने पर, और इन दोनों को लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए, तो वज्र गुणन विधि एकदम आसान है, यदि हमें पहले जो स्टेप किए हुए हैं वो स्टेप यदि हमें याद होते हैं, और स्टेप जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अंदर याद तो नहीं करने होते, लेकिन यदि आप स्टेपों की सहायता से 3 से 4 क्वेश्चन ग्रेड करके प्रैक्टिस कर लेते हो तो वज्र गुणन विधि एकदम आसानी से आप कर सकते हो। तो अब तक हमने एक तो वज्र गुणन विधि को स्टेप में हिंदी लिख के अच्छे से पढ़ लिया, एक हमने इस वज्र गुणन विधि को आधारित सारणी पढ़ ली, और एक हमने इस 3.5 का पहला जो प्रश्न था उसके चारों बिंदुओं को पढ़ लिया। अब हम इस वीडियो के अंदर एक तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसके 2 पॉइंट और करेंगे, और एक तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न भी इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे। फिर अगले वीडियो के अंदर जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें पहले समस्याएं दी गई है, हमें पहले क्या करना है, उनकी रैखिक समीकरणें बनानी है, और फिर हमको उनको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। वो क्वेश्चन करेंगे हम वीडियो नंबर 2 में, इस प्रश्नावली में दूसरे वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम दूसरा जो प्रश्न है उसके 2 पॉइंट और तीसरा प्रश्न और करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन वज्र गुणन विधि, ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेते हो तो वज्र गुणन विधि मेरी गारंटी से 1% भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो रैखिक समीकरणें कौन कौन सी में दी हुई है कि 2x + 3y = 7, और एक जो समीकरण है वो क्या है, a - bx a + by और 3a + b - 2। मतलब कि ये जो गुणांक है इसके, इस समीकरण के गुणांक तो 2 और 3 और 7 हो गई, इस समीकरण गुणांक क्या a - b a + b, और ये एक पूरी अचर राशि है। अब देखो, अब हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर क्या होती है कंडीशन, आप सारणी में भी देख सकते हो कि अपरिमित रूप से अनेक होने पर कौन सी स्थिति होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये स्थिति होती है। तो हम क्या करते हैं, ये स्थिति एक बार इसमें लगा के चेक करते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। तो क्या आएगा 2/a - b, आगे क्या आएगा 3/a + b, और इससे आगे क्या आएगा 7/3a + b और -2। अब हमें ये चीज़ पता चल गई। अब हमें साफ साफ पता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम इन दो की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, और हम इन दो की तुलना करके 2 समीकरणें प्राप्त कर लेंगे, और उन दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, यदि वज्र गुणन विधि लगाते हैं तो हम a और b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम 2 मानों से, मतलब कि पहले हम क्या करते हैं, ये इसके बराबर है तो इन दोनों की तुलना कर देते हैं। क्या होगा, a - b 3/a + b। तो चलिए इनको तुलना करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ वज्र गुणा लिख देते हैं कि वज्र गुणा करने पर, अब यदि हम वज्र गुणा करेंगे तो 2 किससे गुणा होगा, a से, और 2 किससे गुणा होगा, b से। तो क्या होगा 2a + 2b बराबर 3 किससे गुणा होगा, 3a से, और 3 किससे गुणा होगा, 3b से।
अब देखो, अब क्या करते हैं हम इन सबको एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 3a माइनस 3b, ये तो यहाँ पहले से है, इन दोनों को भी इधर ले आते हैं। तो माइनस का 2a और ये माइनस का 2b, और बराबर में क्या बच गया, 0, क्योंकि ये दोनों इस तरफ आ गए तो यहाँ तो 0 बच गया, इसलिए मैंने लिख दिया 0। प्लस का 3a और माइनस का 2a, तो प्लस का क्या बचा 1, इससे आगे माइनस 2b, माइनस 3b और माइनस 2b, माइनस का 5b बराबर क्या है 0। एक समीकरण तो मिल गई हमें ये, ठीक है। अगली हमें बात करते हैं, इन दोनों की तुलना कर देते हैं। किस किस की करें, चाहे तो इन दोनों ही कर सकते हैं, इन दोनों ही कर सकते हैं। हम लिख देते हैं ये कि अंतिम दो मानों से, मतलब कि अंतिम जो दो मान हैं उनकी तुलना करते हैं, मतलब कि इन दोनों की तुलना करते हैं। तो क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, 3/a प्लस b बराबर क्या होगा 7/3a प्लस b माइनस 2। इनको भी क्या करें, वज्र गुणा करने पर देखो, यदि वज्र गुणा करते हैं तो ये पूरा किससे गुणा होगा, 3 से। तो 3 को 3a से किया 9a, फिर 3 को b से किया 3b, फिर 3 को 2 से किया -6 बराबर 7a और प्लस 7 का 7b। अब इनको भी हम क्या करते हैं, एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, तो एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 9a प्लस 3b माइनस 6, इसको इधर ले आते हैं तो -7a, इसको इधर लेते हैं -7b बराबर क्या आ गया 0। अब देखो 9a प्लस का 7a माइनस का, तो क्या बच गया 2a, 3b प्लस का और माइनस का 7b, तो माइनस का कितना बचा 4b और माइनस का 6। अब क्या करते हैं, देखो हम 6 को इधर और बराबर 0। अब देखो इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का भाग दे देते हैं। तो क्या लिखते हैं, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो क्या होगा a, इसमें 4 में दिया 2b और -3 बराबर 0। ये हमारे पास बन गई समीकरण नंबर 2। अब ये स्थिति ये पहले दी हुई थी, इसलिए हमने ये 2 समीकरणें बनाई हैं। अब क्या है, ये देखिए इन दोनों समीकरणों, हम चाहें तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, हम चाहें तो इनको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और हम यदि चाहें तो इनको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। अब क्योंकि ये प्रश्नावली 3.5 है और इसमें वज्र गुणन विधि चल रही है, तो हम इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से ही हल कर लेते हैं, ताकि हमें एक वज्र गुणन का प्रश्न और मिल जाए जिसको समझने में भी आसानी होगी। तो अब हम इन दोनों में लगाते हैं वज्र गुणन विधि। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इन दोनों को समीकरणों को लिख के और बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में वज्र गुणन विधि लगाते हैं। तो वज्र गुणन विधि के हमने क्या था, x, y और 1 होता था, जबकि यहाँ चर क्या है, आपकी बार a, b और 1 लेंगे, क्योंकि चर इसमें a, b है। पहले जो समीकरण हमने की थी उसमें चर क्या था, x और y था, इसलिए तो x और y के नीचे लिख रहे थे। अब हमें क्या करना है, a और b के नीचे लिखना है। तो पहला स्टेप तो क्या था, सब पदों को एक तरफ करना। देखिए इसमें तीनों पद एक साइड है, इसमें दोनों पद एक साइड है। अब हम क्या करते हैं, सीधा लिख लेते हैं। एक के नीचे क्या जाएगा, एक को छोड़कर बाकी गुणांक, तो एक को छोड़कर बाकी b का -5 यहाँ तो, और यहाँ b का गुणांक क्या है, -2। जबकि c के गुणांक की बात करते हैं, यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देखना ध्यान से, यहाँ कोई अचर राशि नहीं है। जब कोई अचर राशि नहीं हो तब अचर राशि की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जबकि अकेली कोई संख्या हो, जैसे b, a, तो उसका गुणांक 1 होता है, जबकि कोई हो ही नहीं संख्या तब उसका गुणांक क्या होता है, 0। जबकि यहाँ भी c की वैल्यू कितनी है, -3। अब हम b की बात करते हैं, तो b के नीचे देखिए, b के नीचे क्या करेंगे हम, b के नीचे b वालों को नहीं लिखेंगे, बाकी को लिखेंगे। तो a की वैल्यू 1, यहाँ a की वैल्यू भी 1। अब b की बात करते हैं, तो b के नीचे b वाला तो लिखना नहीं है, c की वैल्यू 0 और यहाँ c की वैल्यू -3। एक चीज़ और याद रखनी थी हमें कि दूसरा जो भी गुणांक लेते हैं y होता है तो y के लगा लेते हैं, यहाँ b है तो b के क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अगला देखिए, अचर को छोड़ देते हैं, 1 के नीचे क्या लिखेंगे, फिर 1 का 1, यहाँ भी 1 का 1, b का -5 और -2, क्योंकि 1 के नीचे अचर राशियों को लिखना नहीं था। अब देखो, अब क्या था हमारा स्टेप नंबर 3, क्या था कि इन तीनों को इस विधि से गुणा करना था। पहले ऐसे गुणा करना, फिर माइनस का चिन्ह लगाना और फिर ऐसे
गुणा करना। तो वही काम हम करते हैं। देखिए ए के नीचे सबसे पहले हम गुणा करते हैं इस हिसाब से। तो -5 को हम किससे गुणा करेंगे? -3 से, ठीक है। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर -2 को किससे गुणा करेंगे? 0 से, फिर आ गया -b, फिर क्या करेंगे? 1 को गुणा करेंगे -3 से, ठीक है, फिर माइनस का, फिर 1 को गुणा करेंगे 0 से, 1 के नीचे क्या करेंगे? देखो 1 को गुणा करेंगे -2 से, और -1 को गुणा करेंगे -5 से। अब देखो तो 1 के नीचे क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस का 15, प्लस तो 15 हो गया। अब माइनस माइनस देखो, -2 को 0 से किया 0, -b, अब -1 को -3 से किया माइनस का तो 3, और -1 को 0 से किया 0। एक और देखो बस, 1 को मैंने किया, 1 को किया -2 से, -2 ये माइनस ये वाला, और 1 को मैंने किया -5 से, तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो आगे, तो 1 के नीचे क्या है? 15 में से 0 गया 15, इधर देखो, इधर -b, ठीक है, और -3 से 0 गया माइनस का 3, इधर क्या होगा? 1 के नीचे माइनस तो 2, और इधर माइनस और माइनस प्लस का 5 हो गया। अब देखो आगे, a/15 बराबर क्या आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, b/3, यहाँ जा क्या आ जाएगा? 1/-2 और +5, कितना बचा? प्लस का 3। अब हमें स्टेप चौथा क्या था कि जो भी आप स्टेप 3 में मान प्राप्त करते हो उनके दो मानों क्या कर दो? तुलना कर दो। तो हम सबसे पहले तुलना करेंगे a/15 की 1/3 से। यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, तो क्या आएगा? 3a बराबर 15, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/3, ठीक है। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार गया? 5 बार। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हम तुलना कर देते हैं b वाले की, तो b/3 बराबर किसके आएगा? 1/3 के। तो 3b बराबर कितना आया? 3 को 1 से किया 3, यहाँ भी हमने क्या कर रहे हैं? वज्र गुणा कर रहे हैं, ठीक है। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा करने पर, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 3/3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये हमें a और b का मान मिल गया। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब किताब में दिया हुआ है तो हमें करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो और जब a और b दिया है तो a b की पहले तुलना करिए, फिर 2 हमने ये समीकरणें बना ली, और इन समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि से हल करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। जबकि इन समीकरणों को प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते थे और विलोपन से भी हल कर सकते थे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? आता है a बराबर 5 और तथा b बराबर 1 होगा, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि a के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के कोई हल नहीं है। यहाँ कोई हल नहीं है। अब आपको पता होगा कि जब कोई हल नहीं होता है तब गुणांकों में क्या संबंध होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता c1/c2। और आप सारणी में भी स्पष्ट देख सकते हो, सारणी में भी आप देख सकते हो कि दूसरी स्थिति है जब कोई हल नहीं हो तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर क्या नहीं होता है? c1/c2 के। तो हम क्या लिख देते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई हल नहीं हो तब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर क्या नहीं होता है? c1/c2 के। अब हमें ये दोनों समीकरणें दी हुई है तो हम क्या करते हैं? ये कंडीशन पहले उसमें फॉलो करते हैं। तो लिखेंगे 3/2 के -1, ये पूरा x का गुणांक है दूसरी समीकरण का। फिर लिखेंगे b1 क्या था? 1, और यहाँ क्या है? k -1 बराबर नहीं होता किसके? तो अलग कौन सा है? 1/2 के + 1 हो गया। अब देखो, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? यदि ये तीनों बराबर होते तब तो हमें 2 समीकरणें लेनी पड़ती, फिर अलग मान आता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ k का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की तुलना कर लेंगे। इन दोनों की तुलना करते हैं, क्या लिखते हैं कि प्रथम 2 मानों से। देखो
प्रथम दो मानों से, तो क्या लिखेंगे 3/2k-1 बराबर 1/k-1। यहाँ हम क्या करते हैं वज्र गुणा, ठीक है, वज्र गुणा करने पर देखो वज्र गुणा करते हैं तो 3k और -3 और 2k-1, मतलब 3 तो इस दोनों से गुणा हो गया और 1 इन दोनों से गुणा हो गया। अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा 3k और ये प्लस का इधर आके माइनस का, ठीक है। आगे चलिए, इधर क्या होगा कि ये माइनस का तो एक पहले से, ये 3 इधर आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का 3 +3 हो जाएगा, है ना। अब यदि हम देखें तो यहाँ क्या बचा k और यहाँ क्या बचेगा -1 और +3 कितना बचेगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें यही वैल्यू निकालनी थी, तो क्या लिख देंगे, अतः k बराबर 2 होने पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन जिसके दोनों पॉइंट हमने कर लिए हैं। अब हम कर लेते हैं इस प्रश्नावली 3.5 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दो विधियां हैं, दोनों से हल करना है। और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं कि कौन सी विधि है जो एकदम सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए प्रतिस्थापन विधि हमने एकदम आसान तरीके से पढ़ रखी है प्रश्नावली 3.3 के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस दोनों रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से खुद हल करना है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वज्र गुणन विधि से इस समीकरणों को हल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, तो वज्र गुणन विधि से यदि हम हल करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या लिखा था कि वज्र गुणन विधि के अंदर क्या होना चाहिए, सभी जो पद है वो एक तरफ होने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जो है क्या लिखेंगे 8x + 5y, ये जो इस साइड है इस साइड आएगा -9 और बराबर 0। तो ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है 3x + 2y, ये इधर माइनस का है, सॉरी इधर प्लस का इधर आके माइनस का बराबर 0। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जिसमें क्या था सभी पदों को एक तरफ करना था। दूसरा में हमारा स्टेप क्या था कि उनके गुणांकों को क्रम से x, y और 1 के नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, x के नीचे लिखेंगे, लेकिन x के नीचे किस गुणांकों को लिखना है, x वालों को छोड़कर लिखना है, x वालों को छोड़ के लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं कि 8 और 3 को नहीं लिखेंगे, y वालों को लिखेंगे 2 -9 और -4। y की बात करते हैं, y के नीचे किसको लिखेंगे, y वालों को नहीं लिखेंगे, बाकी को लिखेंगे। तो बाकी 8 3 -9 और -4। 1 के नीचे बात करते हैं तो 1 के नीचे किसको लिखेंगे, अचर वालों को नहीं लिखेंगे, बाकी को लिखेंगे। तो 8 3 5 और 2। अब यह था हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 के अंदर क्या था कि इन दोनों स्थितियों में हमें ये चीज़ फॉलो करनी थी कि पहले तो हम ऐसे गुणा करेंगे, फिर माइनस, और फिर ऐसे गुणा करेंगे। तो हम सबसे पहले में अगले स्टेप है जो सीधा ही आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 5 को मैं -4 से करूँगा तो माइनस का 20, और ये माइनस ये वाला माइनस, और फिर क्या करेंगे 2 को -9 से करूँगा तो माइनस का 18। ठीक है, अब y के आपको याद रहोगा कि y को माइनस रखना है। ठीक है, y को क्या रखना है माइनस, और y को माइनस क्यों रख रहे थे कि हमें इसी स्टेपों में तीनों को गुणा करने में आसानी होगी। यदि y की माइनस नहीं रखेंगे तो हमें इसको क्या करना है, उल्टा गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा इसको माइनस रख देते हैं और तीनों को इस हिसाब से गुणा करते हैं, पहले ऐसे फिर माइनस और फिर ऐसे। चलिए हम पहले ऐसे गुणा कर लेता हूँ। तो 8 को 4 से किया 832, लेकिन माइनस है तो माइनस का 32, ये माइनस सूत्र का, या फिर आप मान लेते हो ये माइनस का। अब 9 को 3 से किया तो 27, लेकिन एक माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, अब देखो आगे 1, तो क्या होगा 8 को 2 से किया मैंने 16, और 5 को 3 से किया 15। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा x बटा -20। ठीक है, प्लस का 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस y बराबर क्या आएगा, माइनस का तो 32 और प्लस का 27, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 16 में से 15 गया 1। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं।
एक्स बट्टे -2, ठीक है, और माइनस वाई बट्टा यहाँ कितना आएगा 32, -32 और +27, तो माइनस का कितना बच गया 5, यहाँ आ गया 1/1। अब हमारा जो अंतिम स्टेप था वो क्या था कि स्टेप 3 में प्राप्त तीनों स्थितियों में से पहली स्थिति को तीसरी से तुलना और फिर दूसरी स्थिति को तीसरी से तुलना। अब हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं x - 2 बराबर 1/1, तो यहाँ क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर, ठीक है, तो x को 1 से किया 1 और -2, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई यहाँ -2। अब तीसरों की तुलना कर दे तो माइनस, देखिए माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, तो क्या बचा y/5 बराबर 1/1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर, ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आएगा 5, तो अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 होगा। तो ये था इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमने इस वीडियो के अंदर 3 प्रश्नों को आसानी से समझ लिया और ये भी समझ लिया कि वज्र गुणन विधि कैसे होती है। अब जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें इस टाइप के प्रश्न आएंगे कि पहले हमें समस्या दी होगी, फिर हमें पहले उनको समीकरणें बनानी है और फिर उनको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वो हम करेंगे इस प्रश्नावली के अगले वीडियो में। और अब देखिए, आप इस वीडियो को बनाने में आप थोड़ा सा सोचिए, ये इतना बड़ा वीडियो इसको बनाने में पहले कितना इसको रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगा होगा, फिर इसमें एडिटिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम वीडियो को बंद करते हैं चालू करते हैं कई बार इधर उधर से शोर आ जाता है, कई बार लाइटें चली जाती है, तो हमें इस चीज़ों में कितना एडिट करना, मतलब एक दिन खा जाता है आपका। 1 से 1.5 घंटे का एक वीडियो हमारा एक दिन चला जाता है, तो अब इसके लिए हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, ताकि और भी पढ़ने वाले बच्चों को मदद मिल सके। और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें आगे वाले वीडियो में और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो को सबसे पहले मिल जाएगी। हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।